बच्चों चैप्टर नंबर 5 है ये आपके 11th क्लास के सिलेबस का, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा बहुत क्लास 9 से रिलेट करेगा बट दैट्स ओके। और कंप्लीटली वो तो अपने उन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म में पढ़ा था, अब उसको थोड़ा और अपन को न्यूमेरिकल अप्रोच से और थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होता है। बट इंट्रोडक्टरी टॉपिक बच्चों वही सेम रहेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट फोर्स। तो फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट है। इट्स अ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज कर देगा, टेंडेंसी रहेगा बस। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या यूनिफॉर्म मोशन को करता है बच्चों, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और बहुत सारी बातें अपन जूनियर क्लास से पढ़कर आए हैं, उसे अपन फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्मॉल सा कोई बुक रखा हुआ है अगर किसी टेबल पे, तो उसको फोर्स लगा के अपन मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसको फोर्स लगाओगे तो पॉसिबिलिटी बनती है इट माइट नॉट मूव, बट आपका जो फोर्स होगा उसकी टेंडेंसी तो वही रहेगी ना मूव कराने की। सोचो। तो ये वर्ड यूज करना है बच्चों। फोर्स कैन चेंज और कैन हैव अ टेंडेंसी टू चेंज। और फोर्स हमेशा इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का और सोर्स के बीच में। मतलब मान लो ये तुम लोगों का ऑब्जेक्ट कहला जाएगा एंड देयर विल बी समबडी एक्सटर्नल एजेंट जो इस फोर्स को अप्लाई कर रहा होगा, तो वो सोर्स होगा। ठीक है। एक बात और, फोर्स क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और फ्रॉम जूनियर क्लासेस यू ऑलरेडी नो दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन। ठीक है। दोनों एक साथ चेंज कर सकता है और शेप साइज चेंज कर सकता है। यहां तक का हमने जरूर पढ़ा होता है जूनियर क्लासेस में। ऐसा यूनिट बच्चों न्यूटन होती है। एंड गोइंग बाय द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच वी ऑलरेडी नो ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, यू कैन से दैट मास से आएगा केजी, एक्सेलरेशन से आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस बोलूं या बच्चों एसआई बोलूं, बात यहाँ पे एक ही होती है। आप सबको पता है कि सीजीएस वाले लोग डायंस का इस्तेमाल करते हैं एंड डायंस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। कहने का मतलब है somebody is saying 1 न्यूटन, इसका मतलब होता है 1 लाख डायंस। दैट मीन्स 10⁵ डायंस। तो डायंस वाले होते हैं सीजीएस में और न्यूटन वाले होते हैं एसआई में। ये बस याद रखो, अपना काम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चों? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायंस। तो फोर्स क्या है? जनरली फोर्स इज द पुश और अ पुल। हम इसको वेक्टर क्वांटिटी से देख बताएंगे। मेरे कहने का मतलब है हमेशा एक एरो से बतला देंगे इसको अपन लोग। आगे चल के आप पढ़ोगे कि फोर्स कितने हो टाइप के बन रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे अपन उसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है हमारे पास, उसका नाम है किलोग्राम फोर्स, है ना। इन जनरल इसको केजीएफ बोलते हैं। ये तुम लोगों वाला मूवी वाला केजीएफ नहीं है ना, जनरल वाला केजीएफ है ना, किलोग्राम फोर्स। तो इसका कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो दिस इज अ सरफेस ऑफ अर्थ और इस सरफेस पर 1 केजी का बॉडी रखा है। कितने का? 1 केजी का। तो इस बॉडी के ऊपर हमारा जो अर्थ सरफेस है या अर्थ है, ग्रेविटी वो कितना लगाएगा, वो होता है बच्चों केजीएफ। कहने का मतलब है एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट बोलते हैं, आपको पता होगा ये बात। ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना होगा इसका? 1 केजी। और एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशन के बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तभी तो इसको बोलते हैं बच्चों m/g, याद होगा आप सब लोगों को। तो 1 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 हो जाती है ना। आप बात समझ रहे हो? क्या क्या डाउट आ रहा है यहाँ पे? तो ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग दैट 1 kgf। तो बस सिंपल सी बात है यहाँ पर कि वेट जो हो जाएगा वो उस इंसान का हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो somebody से यू कि केजी का मतलब क्या है, तो बोलना ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स से 1 केजी की बॉडी अट्रैक्ट की जाती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट्स नोन एज किलोग्राम फोर्स। इसका एग्जांपल डेली लाइफ में लेते हैं अपन लोग। आपने देखा होगा बच्चों, नॉर्मल लैंग्वेज किसी जनरल इंसान से अगर अपन जब बात करें और बोलें भैया वेट कितना है, तो वो लोग ना अपना वेट वेइंग मशीन में जब कराते हैं, मान लो ये वेइंग मशीन है, यहाँ पे अपन ने वेट कराया तो देखते हैं कि वो वेइंग मशीन को केजी में आंसर दे रही होती है। बहुत वियर्ड है ना, मास बल्कि केजी में आता है ना, वेट को तो न्यूटन में आना चाहिए। आप समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हम किसी को बोलते हैं भैया वेट कितना है, तो कहता है ये केजी में आ रहा है। बेसिकली केजी लिखा होता है, बगल में उसके एफ होता है जो वो छुपा के रखते हैं मशीन वाले। तो किलोग्राम फोर्स, अगर मान लो किसी का वेट 76 केजी आ रहा है, तो बेसिकली वो 76 kgf है। और 1 kgf का मतलब होता है
9.8 न्यूटन। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 kgf का मीनिंग होगा 9.8 न्यूटन। ये बस बात याद रखो, अपना काम होता चला जाएगा, कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। सो 1 kgf इक्वल्स 9.8 न्यूटन्स। और ऑब्वियसली डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन ही होगा, तो mlt-2 आना चाहिए। तो बस ये वेट वगैरह जो जनरल लोग बोलते हैं ना, ये उसके लिए होता है बच्चों। तो कहीं कहीं कन्वर्ट करना रहेगा। मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा कि इसका जो वेट है वो 5 kgf है, तो समझ जाना कि उसको कन्वर्ट करना रहेगा आपको। ऐसा करोगे आप 5 टाइम्स 9.8 एंड देन यू विल आस्क कि फिर 49 न्यूटन बन रहा है, और 49 न्यूटन लेकर के आप इसको सॉल्व करोगे, 49 न्यूटन ऑफ फोर्स लेकर सॉल्व करोगे। बस वही कन्वर्जन में काम आएगा, इसलिए स्टार्ट करके पढ़ा दिया मैंने इसको, ठीक है बच्चों। ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका लेने जा रहा हूँ ना, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 के साथ भी कॉमन करेगा। बिकॉज हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ना शुरू करा है तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर के मेन जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो अभी आज ले रहा हूँ मैं। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ये फोर्स में बतलाया जाता है। द टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस। व्हेन यू गो एंड रीड दैट चैप्टर यू विल से दैट वो 2-3 पेज का एक रीडिंग वाला चैप्टर है, उसमें मेजर यही वाला टॉपिक है। तो फोर्सेस में ही पढ़ाया जाता है इसको, फंडामेंटल फोर्सेस। दुनिया में टोटल 4 तरह के फोर्स होते हैं बच्चों, 1 है ना। ये चारों के बारे में अपन लिख देते हैं फटाफट। फर्स्ट वाला जो होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स होगा, उसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोल रहा हूँ, वीकेस्ट फोर्स होगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड द सेकेंड वन विल बी वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है बच्चों? वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड वन विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, electromagnetic force, and the last one will be strong nuclear force, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह बुलाया जाता है? ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, ये हो जाएगा वीक न्यूक्लियर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। एन मतलब न्यूक्लियर फोर्स। एक बात ध्यान रखो, सबसे वीकेस्ट जो फोर्स होगा दुनिया का वो कौन होता है? ग्रेविटेशनल। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है बच्चे लोग, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, बिकॉज ये न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। तो जनरल कंडीशन इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो पेपर में जो पूछा जाएगा 1 मार्क में, वो इन लोगों की रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछी जाएगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है वी शुड नॉट बॉदर अबाउट देयर एक्चुअल वैल्यू, उनको कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करा मैंने वीक न्यूक्लियर को, उसको कंपेयर करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, और उसको कंपेयर करा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से। तो सबसे छोटा कौन है भाई यहाँ पे? ग्रेविटी, तो इसको 1 कर लेना। ये हो जाएगा 10 टू पावर, सबसे जो आखिरी में बनता है ना बच्चों, सबसे जो आखिरी में बनता है स्ट्रॉन्ग, वो उससे 38 10 टू पावर 38 टाइम ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों 36 टाइम ज्यादा होता है। और यहाँ बुक्स में कहीं कहीं 23 लिखा होता है, कहीं कहीं 22 लिखा होता है, 26 लिखा होता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इतना पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। बट समझ लो कि ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, बट इनसाइड न्यूक्लियस नहीं होता है, एटम के अंदर होता है ये। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा कि देयर आर 4 फोर्सेस, और ये उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ ऑफ जी डिवाइड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? तो एफ ऑफ जी के सामने तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 10 टू पावर 38। इमेजिन करके देखो इसका मतलब क्या है। 1 के पीछे 38 जीरो आएंगे, उतने गुना स्ट्रॉन्गर है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज 10 टू पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू है ये। अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर करना है, क्या करना होगा? तो बोलोगे सर 10 टू पावर 36 कर लेंगे और 10 टू पावर 38 कर लेंगे, ये 100 टाइम्स बड़ा आता है वैल्यू इसका, ठीक है। कितना आएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज, बोलो, 100 टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब डाउट कितना आ रहा हो कि सर इन सब में से केवल हमको जूनियर क्लास में ये फर्स्ट वाला फोर्स बतलाया जाता है, बाकी तीनों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, बस नाम से मालूम पड़ा है कि यार देयर आर ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इस पेज पे अपन समझ लो कि
ये एक लाइन याद करके चलो, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली, अपना काम होता चला जाएगा। मैं एक एक करके इन चारों को इंट्रोड्यूस करता हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में, बिकॉज जब 12th में आओगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पढ़वाया जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है न्यूक्लियस, तो वहां पर ये भी पढ़ा लेंगे और वीक न्यूक्लियर भी पढ़ा देंगे। 11th के में चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का ग्रेविटी नाम का, तो उसमें तो ये पढ़ाना ही पड़ेगा बहुत डिटेल में। रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इस पूरे चैप्टर में आप कोई भी फोर्स पढ़ाऊंगा तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। देखो, अर्थ का फोर्स कौन सा कहलाएगा, फोर्स नंबर 1। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। एटम के अंदर कौन सा कहलाएगा, वीक न्यूक्लियर। उसके बाद जिंदगी में और कोई फोर्स देखते हो, जैसे मान लो आपकी मसल्स काम कर रहे हैं तो फोर्स ड्यू टू मसल्स। आगे चल के मैं आपको टेंशन बताऊंगा, रोप के अंदर फोर्स होगा, नॉर्मल, मतलब दुनिया में और कोई फोर्स आप देखोगे ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, दे ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दुनिया में और कोई फोर्स, विस्कस फोर्स ले लो, कुछ भी सुनोगे आप 12th 11th के सिलेबस में, वो फोर्स नंबर 3 के अंदर आएगा। ये बहुत डिबेटेबल वियर्ड लगती है बात, लेकिन याद रखनी है अपन को, दैट एवरी फोर्स यू स्टडी विल बी कैटेगराइज इनसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर तो एक ही इंसान होगा, इसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग। एटम के अंदर वीक न्यूक्लियर लगा दो, एटम के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कन्वर्जन करते हैं, तब उसकी बात हो रही है। अब ग्रेविटेशनल है तो मालूम ही है अपन को कि ये मासेस में लगता है और वगैरह वगैरह है, तो इसके बारे में अपन कुछ बातें पढ़ लेते हैं फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, दुनिया में सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अपन पढ़ते आए हुए हैं बचपन से। देखो क्या लिखा है, वीकेस्ट फोर्स, और हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, तभी तो सन और अर्थ और सन और मून और पूरा अपना यूनिवर्स संभाले हुआ है बच्चों, बात समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे पेज पे लिखा है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वाटर के अंदर भी डाल देंगे दो बॉडीज को तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना अलग अलग लग रहा होगा। तो मान लीजिए कि कोई एक मास यहाँ पर है और यहाँ पर है, वो क्लास 9 को थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए। एक तरफ M1 लिखा है, एक तरफ M2 लिखा है और बीच में R लिखा है बच्चों, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाता है बोलोगे सर, G हो जाता है, M1 होता है, M2 होता है और डिवाइड बाय R का स्क्वायर हो जाता है। अगर कभी सर ने यहाँ वेक्टर लगाया तो यहाँ माइनस डालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। वो सब बातें अपन बाद में सिखाई देंगे आपको, उसकी टेंशन ना लो। बस ये समझ लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दुनिया में रहने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, दैट्स इट, इतना ही समझना है अपन को। ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, तो ये एक तरह का फंडामेंटल फोर्स में काउंट होता है बच्चों। इसका नाम ही देखो, वीक न्यूक्लियर है, ठीक है। तो एटम के अंदर जब जब कोई प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा न्यूट्रॉन में, या कोई न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा भाई, वो ऑर्बिट में होता है। तो ये दो केस याद कर लो, अगर एजर्शन रीजन में आता है या मल्टीपल चॉइस में आ रहा है तो कैसे बोलना है कि ये तब लगता है फोर्स बच्चों जब ये रेंज ऑफ वीक फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत शॉर्ट पॉइंट के लिए लग रहा होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लग रहा होता है, मतलब मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस पे लग रहा होता है। और फर्मी का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। फर्मी का मतलब होता है 15, मतलब 15। फर्मी मतलब 1 × 10⁻⁻⁻15 मीटर्स, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है। एटम के अंदर जा चुके हो, न्यूक्लियस के अंदर जा चुके हो, और जब जब ये ट्रांजिशन कर रहा होगा ना ये फोर्स, तभी एक्टिवेट होता है। तो इसके बारे में बुलेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये याद कर लो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, है ना। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लग रहा होता है। तो याद रखना है बस ये दो पॉइंट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जाएगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे जाएगा। इस टाइम पे अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, बहुत शॉर्ट रेंज पे लगता है, इसलिए इसके बारे में इतनी स्टडी नहीं करी गई है। इससे हल्का सा बड़ी रेंज के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन अभी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज ऑफ दिस लेक्चर इज दिस वन। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो F लिखोगे और यहाँ पे बच्चों EM कर देना, ठीक है। लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अनदर बिकॉज ऑफ द चार्जेस। आप लोगों को पता होगा कि अगर एक प्लस का चार्ज है एक माइनस का है तो बच्चे लोग ये अट्रैक्ट करता है, जूनियर क्लास की बातें कर रहा हूं मैं, और दोनों अगर प्लस के आ गए तो ये रिपेल कर जाएगा। तो ये सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये मोस्टली इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर आ जाएंगी चीजें।
तो देखो देखा हुआ, इट कैन बी रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, ये भी लॉन्ग रेंज हो सकते हैं, और लेकिन ये डिपेंड करेंगे मीडियम पे, अनलाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तीन तो इसके बेसिक पॉइंट है। जो हमारी 11th क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट वाला है, कि समझ लो ये क्लास का नाम है ये, इट्स अ कैटेगरी बच्चों, इट्स अ कैटेगरी। एंड द फोर्स विच यू आर गोइंग टू एनकाउंटर इज टेंशन इन अ रोप, फ्रिक्शन फोर्स। देखो फ्रिक्शन नाम कितना डिफरेंट है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आगे नॉर्मल पढ़ाऊंगा, मस्क्यूलर पढ़ाऊंगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग के अंदर फोर्स आएगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हद से ज्यादा डिबेटेबल लाइन यहाँ लिखी है मैंने, लेकिन आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो इस पूरे सिलेबस में अब जो भी फोर्स पढ़ाऊंगा ये वही होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर लगता है, और जब उनका इंट्रैक्शन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन लगाओगे तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे, मसल लगाओगे तो आपके सेल्स टिश्यू सब काम कर रहे होंगे, तो ले लेके अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे आ ही रहे हैं बच्चों। कोई स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा, ये सब के सब अपन को पढ़ने हैं। टेंशन को टी से, फ्रिक्शन को एफ एस से, ये तो नहीं है। स्प्रिंग फोर्स को भी अपन रेस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब बातें आप समझ के चलो, एक नॉर्मल करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये रहा नॉर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के लेक्चर की। ऑल ऑफ देम कम इनटू द क्लास ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस पेज पे डाउट बोलो बच्चों, इस पेज पे डाउट बोलो। इसको ऐसे समझ सकते हो, दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ electromagnetic attractions and repulsion between atoms and molecules. Any force you see in your life generally evolves because of the interaction of molecules and atoms. तो इस पूरे पेज का जो समरी लाइन आएगा वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर रिजल्ट ऑफ interactions ऑफ एटम्स, या बोल सकते हो बच्चों मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे जाके फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो यही काम हो रहा होगा, टेंशन पढ़ाऊंगा तो यही होगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इसको समझ के चलो। ठीक है, चलो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर देखते हैं। So बच्चों, the topic here written is very abstract form. You will study this in chapter nucleus जब आप प्रमोट होंगे नेक्स्ट ईयर क्लास में, 12th में आएगा बच्चों ये न्यूक्लियस नाम से। अभी इसको ऐसे याद करो, अगर 1 मार्क में आता है कभी कोई क्वेश्चन, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले कहाँ लगता है, ये न्यूक्लियॉन्स पे लगता है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग। तो दो प्रोटॉन के बीच में या दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, है ना, ये पूछा जाएगा पेपर में। प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगता है, यस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगता है, यस। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगता है, यस। इसका मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इसको प्लस माइनस नहीं पढ़ना पड़ता, बिकॉज न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं होता, एंड दैट देन ऑल्सो इट इज एक्टिंग। तो ये देखो फर्स्ट लाइन में काम खत्म हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर लगता है, और ये इसका रेंज है लगने का, दो प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और दो न्यूट्रॉन। आगे की बातें रीड भी नहीं करनी है, उतनी टेंशन ना लो। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक लगता है, और वो डिस्टेंस हमेशा फर्मी में काउंट होता है। तो फर्मी का मतलब बताया हुआ है मैंने, एफ मतलब 15 याद कर लो, और 10⁻⁻15 कर लेना है। तो फर्मी, फर्मी लेवल या फर्मी डिस्टेंस या फर्मी रेंज, कुछ भी बुलाते हैं इसको। फर्मी एक वर्ड है, जब अपन एटम के अंदर घुस जाएंगे जाके तो फर्मी की स्केल शुरू हो जाती है। राइट, चलिए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो अपन को 9th में पढ़वाए गए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज अपन को अभी 3 लॉस पढ़ने हैं फटाफट। सो द टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक इज वेरी सिंपल, वेरी अवेयर, यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में। ठीक है, जितना अपने काम का उतना पढ़ लेते हैं फटाफट। मोमेंटम का मतलब बहुत सिंपल सा है कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन। ध्यान दें बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, बोलो, total amount of motion contained in a body। कितना मोशन पूरी बॉडी में कंटेंड है उसको बताया जाता है बच्चों। तो लेट सपोज कोई सरफेस होगा, एंड यू कैन से दैट सर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज लकीली मूविंग विथ वेलोसिटी v।
तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा ना, उसी डायरेक्शन में बच्चों आप लोगों को मोमेंटम नजर आता है। आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि सर मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा जो कि वेलोसिटी का होगा या बॉडी के मोशन का होगा। इसको छोटे वाले पी से देखा जाता है, एंड यू कैन राइट डायरेक्टली एज मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जस्ट लाइक यू स्टडीड इन वेक्टर्स। मैं मोमेंटम लिख दूंगा और यहाँ पे मास लिख दूंगा और वेलोसिटी लिख दूंगा। तो बुक में ऐसा लिखा रहेगा कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सबसे बड़ी बात बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम का डायमेंशन बोलो कोई बच्चा, मास से जाएगा m और यहां हो जाएगा LT-1 जोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ के लिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा है, क्योंकि ऊपर की 4 लाइनें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है जूनियर क्लासेस से, है ना। मास स्केलर क्वांटिटी है तो बस मास मल्टीप्लाई करने काम आता है। वो सब भी पढ़ा होगा अपन ने कि बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, वगैरह वगैरह करके। तो इसके 3 रिलेशन बनते हैं और तीनों के तीनों अपन को पढ़ लेने हैं फटाफट बच्चों, बड़ा सिंपल है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट हो गया, ये हो जाएगा तुम लोगों का सेकेंड पार्ट, है ना। ग्राफ ही है बेसिकली, है ना। देयर विल बी सम क्वेश्चंस जहां ऐसा बोल देगा अपन से कि भैया ये जो फॉर्मूला है आपका, ये मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सेकेंड केस में मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पर ही बोल रहा है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, सो इन द फर्स्ट केस दे आर सेइंग दैट योर मास इज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पर p आ जाएगा। सबको दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी बन रही है ना। तो बच्चों ग्राफ इसका ऐसा बन जाता है, इट शुड लुक लाइक दिस। क्लियर। सेकेंड केस में बोल देगा वेलोसिटी कांस्टेंट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा मास और यहाँ आ जाएगा मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर मोमेंटम डिपेंड करने लग जाएगा मास पे, तो ये अपन ने बढ़ा दिया। अब बोलोगे सर बॉडी का मास तो कांस्टेंट होता है, आपने कैसे मास को वेरिएबल एक्सिस पे रख दिया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अपन को। जैसे मान लो कोई बलून वगैरह मिलेगा अपन को, उस बलून पे कोई पिन विन लगा देगा तो उसका मास धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई जेट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, रॉकेट वाले क्वेश्चन, तो जस्ट बी अवेयर। अभी अपना पहला ही लेक्चर है तो इतना डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि सेकेंड केस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर कैन बी अ बॉडी, उसका मास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। थर्ड केस में ऐसा होता है कि आपसे सामने वाला बोलेगा मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दिया भैया हमने। क्या कर दिया बच्चों, मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब है मास इनटू वेलोसिटी अपने आप में क्या हो जाए, कांस्टेंट, जिसका मतलब है मास इनवर्सली चला जाएगा बच्चों। तो एक तरफ अगर मास लिख दूं, एक तरफ अगर v लिख दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसको कहते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, which suggests that y axis is inversely proportional to x axis and at any instant you figure out। मान लो इसके कोई 2 पॉइंट में ले लेता हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया मैंने और सेकंड पॉइंट ये ले लिया। तो फर्स्ट पॉइंट को जब स्टडी करोगे दोनों एक्सिस पे, तो यहाँ आ जाएगा v1, यहाँ आ जाएगा m1। सेकंड पॉइंट को स्टडी करोगे तो यहाँ आ जाएगा v2 और यहाँ पर आ जाएगा m2। तो कहने का मतलब ये है कि m1 v1 बराबर होगा m2 v2 अगर प्रोडक्ट निकालते हो तो। प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है ना, देखो आप ढंग से क्वेश्चन में ही। दीज आर 3 ग्राफ जो मोमेंटम में पढ़ने हैं, और मोमेंटम का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, जो कि वेलोसिटी की होती है। इस पेज पे डाउट नहीं आना चाहिए, डायमेंशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो चीजें हैं जो अपने 9 से पढ़ रखी हैं। ऑल आई हैव डन इज आई हैव मेड सम ग्राफ्स एडिशनल। ठीक है।